जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास एनसीईआरटी क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू किए हैं हम, जिसमें से क्लास क्लास 6 की एनसीईआरटी अध्याय 3 को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 2 चैप्टर हमने पढ़ा चुका हूं। जैसे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया हूं। अब उसके बारे में आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। अब हम देख सकते हैं भोजन संग्रह से उत्पादन तक के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे कि भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यह भोजन संग्रह से उत्पादन तक का अर्थ क्या हो जाता है। यह अर्थ होता है भोजन करने की या भोजन इकट्ठा करने की विधि, या इससे भोजन करने की इकट्ठा करने की विधि से लेकर कृषि तक के इसके बारे में हम देखेंगे। मतलब इकट्ठा करके रखने की विधि से लेकर कृषि तक हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए हम समझते हैं इसके बारे में। विभिन्न प्रकार के भोजन हो सकते हैं हमारे पास हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा 2 सूत्र हो जाता है। एक हो जाता है फसल हो जाता है, दूसरा हो जाता है पशु के संबंधित हो जाता है। पशु से हमें दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है, मांस भी मिलता है। और फसल से हमें अनाज खाने योग्य मिलता है। यह दोनों फसल और पशु ये अलग अलग जलवायु में अधिक हो जाते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि ये सामान्य सब जगह नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे धान के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ कम पानी रहता है वहाँ बकरियां, भेड़ें ये सब जीवित थोड़ा रह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वैसे बड़े पशु नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनको सब आवश्यकताएं ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कह सकते हैं। अब अलग अलग परिवर्तन भी होते रहते हैं। आइए हम दूसरा देखते हैं, खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत पहले लोग वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब इसके बारे में हम समझते हैं। पहले लोग वनस्पति और पशुओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी पशु और वनस्पति मतलब जंगल में जड़ी बूटियां, जो कंदमूल ये सब तोड़ के खाते थे इसको। और ये वनस्पति और पशुओं का भोजन, पशुओं को मतलब भोजन मतलब भाई उसको वही है कि उनका दूध, दही, माठा, या तो फिर वो उसकी मांस, ये 2-3 सूत्र बन जाते हैं वो खाने के लिए वो लोगों को। और तब धीरे धीरे इस्तेमाल करते थे। बाद में कृषि की ओर आगे बढ़े, मतलब धीरे धीरे वह ये दोनों चीज से खाते खाते, मतलब कि कृषि हो, वनस्पति और देखते हैं, वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे करते करते इनको ऐसे लगा कि यार ये करते करते इनको एक बड़े पेड़ या कुछ झाड़ दिखी होगी उस समय, जो संभवतः ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में सभी बातें परफेक्ट नहीं लिखी जाती कि 100% लिख रहे हैं, क्योंकि वह संभवतः, संभावित, विद्वान कभी भी पूरा 100% सच नहीं कह पाता, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी या ऐसे की वजह से, क्योंकि वो कोई प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। और संभवतः यह कहा जा सकता है कि एक पौधे या पेड़ दिखा होगा उन लोगों को, जिसमें से मोटे अनाज को देखा होगा, उसको बटोरा होगा, रखा होगा, उसको जब बनाने की कुछ विधि टेक्निक आई होती है, बनाना चालू किया होगा, उसके बाद धीरे 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 रख के फिर अगले साल बोता, धीरे 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 करके वो कृषि के क्षेत्र में फैलते गया। कृषि के क्षेत्र में जब फैलते गया तो धीरे धीरे करके वह पशुपालन की भी विधि अपनाई, क्योंकि वह जानने लगा कि जंगली पशुओं को अपने बांध कर या अपने चारा से या किसी से उसको मतलब आने के लिए प्रेरित किया होगा, मतलब दिखाया होगा, लालच दिखाया होगा, तो आया होगा, उसको बांध के रखा होगा। जिसमें से सबसे पहले पालतू जानवर है कुत्ता को माना जाता है। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को माना जाता है, और उसके बाद भेड़, बकरी, ये सब चीजें आई हैं। अब ये सब कह सकते हैं कि ये ये सब घटनाएं कब हो रही थी? ये 12,000 साल वर्ष पूर्व हो रही थी।
12,000 नवपाषाण काल में जो क्लाइमेट चेंजिंग हुआ तब हो रही थी। अब ये धीरे-धीरे करके ये मतलब पूरे विकसित होते गए, पशुपालन करने लगे, कृषि करने लगे, सभी क्रियाएँ करने लगे। अब धीरे-धीरे ये वनस्पति और पशुओं पर निर्भर नहीं रहने लगे, कृषि भी करने लगे, हर एक चीज़ क्षेत्र में चले गए हैं पूरा। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएँ। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता लगाएँ। मतलब आरंभिक कृषक और पशुपालक के बारे में पता लगाएँ। अब आइए हम पता लगाते हैं। कृषि और पशुपालकों को साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप में मिले हैं। कृषि और पशुपालकों का साक्ष्य जो है पूरे महाद्वीप में मिले हैं। हमारे भारत महाद्वीप में, मतलब महाद्वीप तो भाई बहुत से महाद्वीप हैं, एक महाद्वीप तो है नहीं। जैसे एशिया में है, एशिया में 2-3 उपमहाद्वीप हैं। उपमहाद्वीप तो उपमहाद्वीप है, हमारे उपमहाद्वीप में कह सकते हैं हम। और ये कृषि और पशुपालकों का साक्ष्य उपमहाद्वीप में मिले हैं। जैसे आते हैं पश्चिम उत्तर क्षेत्र में। पश्चिम उत्तर मतलब देखते हैं ये पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। देखते हैं ये देता है पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, पूरा पश्चिम उत्तर क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र है पश्चिम उत्तर क्षेत्र। ये इसमें कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेहरगढ़ के, जैसे मेहरगढ़ पड़ता है वर्तमान पाकिस्तान में है। ये उस क्षेत्र की बातें कर रहा है। ये साक्ष्य मिले हैं, कृषि और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। और आधुनिक कश्मीर में भी मिले हैं। आधुनिक कश्मीर में भी मिले हैं, मतलब आधुनिक कश्मीर में भी मिले हैं तथा पूर्वी दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। पूर्वी दक्षिण भारत मतलब पूर्वी दक्षिण भारत इस क्षेत्र में कह रहा है। इस क्षेत्र में कह रहा है कि मिला है, पूर्वी दक्षिण भारत में भी मिला है। कृषि और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं। इसका साक्ष्य इन्हीं पूरे महाद्वीप में मिले हैं। पूरे पशुपालकों मतलब की जानकारी मिलती है। इनमें वैज्ञानिकों ने खोज निकाला कि यहाँ अनाज को कैसे रखते थे, मतलब इसको कुछ जले हुए अनाज भी मिले हैं, मतलब भूवैज्ञानिकों के बारे में, मतलब पुरातात्विक, और इसके बारे में जानकारियाँ उनको मिलती है। कैसे कृषि चालू किए, तो वो अपने रहने के लिए रहते रहते वो एक पात्र के रूप में बनाए, जैसे होता है हमारे यहाँ वो रखने के लिए मटका होता है। उस समय मटके के जैसे रखने के लिए अनाज को इकट्ठा करने लगे। वो इकट्ठा करने के धीरे धीरे रखने लगे, उसके बाद धीरे धीरे वहीं से बनाने लगे, बना के खाने लगे। धीरे धीरे करके वह इस महाद्वीप में, पूरी महाद्वीप में फैलते गए, उपमहाद्वीप में फैलते गया। ये सब जगह चलती थी, मतलब हर एक महाद्वीप में चलता था, उपमहाद्वीप में। मगर मेन चीज़ है कोई आगे कोई पीछे कैसे चलता था, अब इसके बारे में हम बताएंगे। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में इतनी जानकारी आपको मिलती है। कृषि और पशुपालकों को साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप में मिला है, जैसे पश्चिम क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में मिले हैं तथा पूर्वी दक्षिण भारत में भी पाए गए हैं। ठीक है। अस्थाई जीवन की ओर अब आइए हम देखते हैं। अस्थाई जीवन की ओर, अस्थाई जीवन की ओर पुरातात्विदों कुछ जगह से झोपड़ियां भी मिली हैं। पुरातात्विदों को कुछ जगह से झोपड़ियां भी मिली हैं। ये अस्थाई जीवन यापन करने लगे। अस्थाई जीवन यापन के लिए मतलब कि एक जगह कुछ दिन रहते, इनकी रहने की एक मजबूरियां यूँ होने लगी कि कोई अनाज अगर होता है, कोई भी अगर होएगा तो साल 6 महीना अधिक लगता है उसको पैदा होने में। 6 महीना तो जरूर, 4 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे रहता था। तो वो रहने की एक जगह स्थापित कर लिए, वहीं रहते थे। अब जैसे कि ये बुर्ज होम दिया है, बुर्ज होम ये वर्तमान कश्मीर में है।
कश्मीर में है। यह बुर्जहोम भूवैज्ञानिकों ने यह पता लगाया, पुरातात्विकों ने, कि वहाँ पे एक ऐसी विधि से रहते थे बुर्जहोम से कि गर्तवास, इनके रहने की विधि को गर्तवास कहा जाता है। मतलब गड्ढे के जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर वहाँ रहते थे वहाँ मानव। और उसके बाद वहाँ एक उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाया गया था, सीढ़ी भी बनाया गया था। उसके बाद उतर के वहाँ ऊपर से कुछ ये लोग का सिस्टम रहा होगा बंद करने के लिए अपना अंदर, ये ठंडी के लिए भी बचाव होता था, बारिश के लिए भी बचाव होता था, ये काफ़ी बचते थे। उसके बाद ये बुर्जहोम जो है ये बता दी है, ये पड़ता है कश्मीर में पड़ता है। ये मतलब कि बुर्जहोम से बहुत चीज़ का साक्ष्य मिला है। अब इसके बारे में ये चौथा हो गया, चौथा हो गया ये। अब कहाँ, अब इसके बारे में हम देखते हैं, मतलब ये हो जाता है पुरातात्विक, तो मतलब अस्थाई जीवन के बारे में ये जानकारी मिलती है बुर्जहोम से, जैसे कि पत्थर के औजार भी मिले हैं पुरातात्विक, पूरा पाषाण युगीन पत्थर भी मिले हैं, अनेक अनेक चीज़ों के मिले हैं, क्योंकि यह नवपाषाण कालीन सभ्यता मानी जा सकती है। इसके बारे में ये बुर्जहोम जो है, तो इसके बारे में बताए हैं। अब आते हैं हम कहाँ कहाँ अनाजों और पालतू जानवरों के अवशेष मिले हैं। कहाँ कहाँ पालतू जानवरों और कहाँ कहाँ अनाज और, देखते हैं, अनाज और पालतू जानवरों के अवशेष मिले हैं। अब हम देखते हैं अनाज और हड्डियाँ इस तरफ लिखे हैं, पूरा स्थल इस तरफ लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। गेहूं जौ भेड़ बकरी मवेशी, देख रहे हैं, गेहूं जौ भेड़ बकरी मवेशी, यह कहाँ मिला है? मेहरगढ़, आधुनिक पाकिस्तान मिला है। गेहूं जौ भेड़ बकरी मवेशी, यह बताए है ना, ये पाकिस्तान एरिया है। यही क्षेत्र में ये मिला है गेहूं भेड़ बकरी वैसी है। और चावल जानवरों के हड्डियों के टुकड़े, ये कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। चावल जानवरों के हड्डियों के टुकड़े भी मिले हैं, ये कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। चावल मवेशी मिट्टी के पर खुरों का निशान जो है महागढ़ा उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ये चावल मवेशी मिट्टी पर खुरों का निशान मिला है, मतलब मिट्टी के खुरों की निशान मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले, सॉरी मेहरगढ़ से नहीं मिले हैं, ये महागढ़ा उत्तर प्रदेश से मिला है। मिट्टी पर खुरों का निशान मिला है। गेहूं और दलहन गुफकराल कश्मीर से मिले हैं। गेहूं और दलहन ये गुफकराल कश्मीर से मिले हैं। एक एक चीज के समझ के याद करना पड़ेगा, यही थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बना देता है एकदम ऑब्जेक्टिव में उठा के दे देगा कि मेहरगढ़ से क्या क्या मिला था। अब मेहरगढ़ मालूम रहेगा तब ना आप बताएंगे। गेहूं हो गया, जौ भेड़ बकरी, इसके बारे में मालूम हो तुरंत बता देंगे, हाँ मेहरगढ़ से ये मिला। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब गेहूं ये पूछ ले गुफकराल कहाँ है? कश्मीर में है। गेहूं जौ दलहन मिला है। अब गेहूं दलहन कुत्ते मवेशी और भैंस बकरी का अवशेष, सब अवशेष ही है, ये कोई ये जीवित नहीं कोई मिला है, ये सब अवशेष मिला गया है यहाँ पर। गेहूं क्या है? गेहूं हो गया, दलहन हो गया, कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी, ये बुर्जहोम कश्मीर में मिला है। ये बुर्जहोम कश्मीर में मिला है। गेहूं हरे चने भैंस बैल, यह चिरांद बिहार में मिला है। ये चिरांद बिहार में मिला, वर्तमान में बिहार में मिला है। गेहूं हरे चने, मतलब कि इसे याद कर सकते हो, बिहार में हरा चना मिला है, हरे चने भी हैं, भैंस बैल गेहूं ये सब मिले हैं। ज्वार बाजरा भेड़ बकरी सुअर, ज्वार बाजरा भेड़ बकरी सुअर
हल्लूर आंध्र प्रदेश में मिले हैं। ज्वार, बाजरा, भेड़, बकरी, सूअर हल्लूर आंध्र प्रदेश में मिले हैं। अब इससे क्या मतलब हो जाता है कि अब इससे हम याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ज्वार कहीं भी नहीं है। अब याद कर सकते हैं ज्वार, बाजरा, भेड़, बकरी, सूअर हल्लूर आंध्र प्रदेश से मिले हैं। इसको तो याद हो जाएगा। ज्वार, बाजरा, भेड़, बकरी वहां से मिला है। काला चना, ज्वार, बाजरा, देखो इस थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है बस। ये दोनों आंध्र प्रदेश ही में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर। ये पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में मिला है। ज्वार बाजरा ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मिला है। और काला चना भी मिला है। हरा चना कहाँ मिला है? हरा चना बिहार में मिला है। अब ऐसे ऐसे करके हम पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने से आप थोड़ा बहुत जानकारी अच्छा हो सकता है, मगर आपको किताब तो पढ़ना पड़ेगा। किताब पढ़ेंगे तो समझ में आता है, बिना किताब को नहीं समझ में आता है ज़्यादा। एक चक्कर दो चक्कर आप एक चक्कर किताब पढ़ लो और चक्कर वीडियो देख लो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। क्योंकि भाई शुरुआत ऐसा होता है। अब जनजाति के बारे में आए हम समझते हैं। ये जनजाति लोग छोटी छोटी बस्तियां बना कर रहते थे। सब परिवार एक दूसरे से संबंधित होते थे। यह जनजातियां जो होती थी, यह जनजातियां शुरू में इसका कल्चर, इसका रहन सहन यह प्राचीन काल से ही मिलता जुलता है। आज भी कोई कोई जनजातियां ऐसी लगती हैं, ऐसा रहता है कि जैसे प्राचीन काल से ही इनके बारे में, इनका कल्चर अलग रहता है, इनके देवी देवताओं अलग होते हैं, ये सब होते थे। अब इनका देखिए कहते हैं जनजाति लोग छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहते थे। सब परिवार एक दूसरे से संबंध रखते थे। इसलिए एक जन यानी जनजाति मतलब कि ये अपना मतलब जनजाति का एक कबीला बना कर रहते थे। वो झुंड वहाँ रहकर भेड़ बकरियां मवेशी को चराते थे वह। और यहाँ औरतें जो होती थी कृषि का काम करती थी। सबसे ज़्यादा कृषि का काम वही करती थी, क्योंकि वह घर पे रहती थी। और पुरुष जो होते थे भैंस हुआ, गाय हुई, बकरी हुई, मतलब मवेशी को चराने चले जाते थे। और बच्चे जो होते हैं वह पशु पक्षी को हाँकते हैं, मतलब उड़ाते हैं, अपने फलों की यानी पेड़ों की रक्षा करते हैं, फसलों की। तो इसके बारे में ये जानकारियाँ मिलती हैं। यह धीरे धीरे वह उसमें कई कबीला जैसे हो जाता है, तो एक दूसरे से मिलकर वहाँ एक मुखिया मतलब कि नेता का चयन करते थे। वह नेता कोई वृद्ध भी हो सकता था, कोई ताकतवर भी व्यक्ति भी हो सकता था, और कोई पुरोहित भी हो सकता था। पुरोहित मतलब आप समझते हैं, या वयस्क कोई महिलाएं हो सकती थी। इसका मतलब ये होता था वयस्क महिलाएं मतलब कि धर्म से और आस्था से जुड़ी हुई महिलाएं। और उसके बाद ये पुरोहित जो होते थे, कोई धर्म या किसी चीज को बारे में जानकारी देना या उसके बारे में बताना, वो पुरोहित के उठा में आते हैं, पुरोहित कहा जा सकता है। क्योंकि इनके देवी देवताएं अलग होते हैं। ये हम पशु पक्षी पेड़, ये शिकार, पशु पक्षी पेड़, पानी, पौधे, जल, ये सब ये लोग के लिए यानी उनके कबीले की संपत्ति के रूप में समझते हैं। उनकी कुनबे कहा जाता था। वो अपनी कुनबे की संपत्ति मानते हैं। ये पेड़ पौधे, जल, मैदान, ये सब पूरे ये अलग अलग क्षेत्र में मतलब ये अपने कुनबे की एक संपत्ति के रूप में मानते हैं। क्योंकि उनके सब कुछ आदिवासी या हम कह सकते हैं कि जनजाति लोग जो होते थे वह आज भी मतलब क्या बोलते हैं, आज भी क्या कहें, बहुत बहुत देश में, महाद्वीप में आज भी जंगलों में मवेशी, भेड़, बकरियां सब चराते रहते हैं। ऐसे रहता है। अब आइए हम समझते हैं ज़्यादा डिस्कशन। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु।
मेहरगढ़ में यह ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। अब इससे क्या मतलब होता है? मेहरगढ़ में से, ये मेहरगढ़ कौन सा मेहरगढ़? ये है पाकिस्तान वाला मेहरगढ़, यही है मेहरगढ़, ये वाला मेहरगढ़ की बात हो रही है। ये पाकिस्तान वाले इलाके को कह रहा है। मेहरगढ़ में जीवन जीवन मृत्यु, मतलब इसका मतलब है जीवन से मृत्यु। मेहरगढ़ में यह ईरान जाने वाले, मेहरगढ़ जो पड़ता है ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा मैदान या समतल रास्ता के रूप में जम समझा जा सकता है। ईरान जाने वाले बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। ये मेहरगढ़ में जो कब्रें मिली हैं, मेहरगढ़ में खुदाई में जो कब्रें मिले हैं वहाँ तरह तरह के अवशेष पाए गए हैं कि जिसमें हिरण और सुअर भेड़ बकरी के अवशेष भी मिले हैं। वहाँ के अवशेष में एक एक जानवर के साथ वो हम कह सकते हैं पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। पुनर्जन्म विश्वास करते थे। वह समझते थे कोई व्यक्ति अगर मर गया या कुछ हो गया, उसको दफनाया जाता था तो वो उसके परलोक में या खाने के लिए, या भाई उसको कल्चर था या उनको आस्था थी कि मरने के बाद उनको खाने के लिए रखा जाता था। उसके साथ बकरी हुआ, उसके प्रिय पशुओं को दफनाया जाता था, जो उसके खाने के लिए या अपने साथी के लिए हम कह सकते हैं। तो उसमें एक क्या मिला है? एक बकरी का अवशेष मिला है एक आदमी के साथ में, जिसमें से ये मेहरगढ़ में मिला है। मतलब एक आदमी को उसके साथ में दफनाया गया था। मतलब बकरी, बताइए, बकरी को दफनाया गया था उसके साथ में, उसका अवशेष मिला है। वहाँ से खुदाई में हिरण, सुअर, इसके हड्डियाँ मिले हैं और चौकोर और आयताकार इनके घर भी मिले हैं। मतलब हर एक घर में 4-4 कमरे होते थे। चौकोर और आयताकार, इसको याद करिए क्योंकि ये पूछ सकता है। चौकोर और आयताकार मेहरगढ़ से अवशेष मिले हैं, मतलब घर के अवशेष मिले हैं। इसमें 4-4, 5-5 कमरे होते थे। अब ये हम समझ सकते हैं। अब ये पहले और बाद के स्तर 8वां हम पहुंच गए हैं। अब हम पहले और बाद के स्तर को कैसे हम समझते हैं? भूवैज्ञानिक या पुरातत्वविदों ने इसके बारे में इस तरह समझे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो गया, अगर किसी पुरानी सभ्यता को कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि ये पुरानी सभ्यता है, ये आज की सभ्यता है, ये कल की सभ्यता है? यह एक विधि के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यह दिया गया है, पहले और बाद के स्तर को जैसे हम समझ सकते हैं। ये पहला स्तर हो गया, ये दूसरा स्तर हो गया, ये तीसरा स्तर हो गया। चलिए हम तीसरा स्तर, 3 ही स्तर तक बनाते हैं, जगह नहीं है। अब ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब तीसरा स्तर हो गया ये। अब हम समझते हैं, पहला स्तर ये हो गया, दूसरा, तीसरा। ये हम कह सकते हैं कि पहला स्तर, जब ये स्तर जब निम्न वाला, ये नीचे वाला है, कोई भी बस्ती अगर रहती है, अभी मान लीजिए हमारे गांव या कोई सी भी चीज को ले लीजिए, अगर हमारा पूरे विश्व को ले लीजिए, आप पूरे विश्व को ले लीजिए, क्या मतलब गांव का बोलना, पूरे विश्व को ले लीजिए, अगर ये विनाश हो जाता है, इसकी जो मिट्टी या घर टूटेगा या कुछ भी होगा, ये समतल एक जगह हो जाएगा। तब इसके बाद जो नई सभ्यता ऊपर आएगी, उभरेगी, तो ये ऊपर निवास करने लगेगी। फिर वो सभ्यता अगर खत्म हो गई या वह ढह गई या कुछ भी हो गया, तो वो सभ्यता जब मिट जाएगी तो फिर एक सभ्यता आ जाए। तो इसीलिए जब हमारे भूवैज्ञानिक या पुरातत्वविदों ने जब खोज करते हैं तो वह चेक करते हैं कि
पहला स्तर कौन है, दूसरा स्तर क्या है, तीसरा स्तर क्या है, उसमें उसमें ये दिया है, ये पहला स्तर हो जाता है, ये सबसे पुराना पुराना स्तर, ये पुराना स्तर हो जाएगा, सबसे पुराना स्तर ये हो जाएगा, उसके बाद ये स्तर हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा। अब इसके बारे में हम समझ सकते हैं, तब समझते हैं हाँ यार ये बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, ये उसके बाद की सभ्यताएं हैं, उसके बाद की सभ्यताएं ये हैं। समझ में आया? तो बढ़िया समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा आपको। दाओजली हेडिंग, दाओजली हेडिंग यह स्थान चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में पड़ता है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पे पड़ता है। जो क्या है, दाओजली हेडिंग जो पड़ता है, यह म्यांमार और चीन जाने वाले रास्तों में पड़ता है। यह ब्रह्मपुत्र की पहाड़ी पे पड़ता है, ब्रह्मपुत्र की पहाड़ियों पे पड़ता है। यहाँ पर यह स्तर, यहाँ के जो है, यह यहाँ के खरल मूसल, यहाँ के खोदने पर दाओजली हेडिंग के भूवैज्ञानिकों ने दार्जिलिंग हेडिंग को मतलब कि उस वहाँ के साक्ष्य को खोदा, तो वहाँ से पता चला कि खरल मूसल और यहाँ तक कि चीन से जेडाइन पत्थर, जेडाइट पत्थर जो संभवतः चीन से लाया गया है, चीन से लाया गया, चीन से लाया गया होगा। इस संभवतः ही कहा जा सकता है चीन से लाया गया होगा। उसके बाद दार्जिलिंग हेडिंग से एक चीज और प्राप्त हुई, जो कास्टास्म की दूसरा यहाँ लिख देते हैं। कास्टास्म का एक लकड़ी होता था, कास्टास्म, कास्टास्म की लकड़ी, यह लकड़ी ऐसी लकड़ी होती थी, कास्टास्म की लकड़ी, यह इतनी ठोस और मजबूत होती थी कि यहाँ से एक औजार के रूप में औजार बनाते थे, मतलब कि असलहे, मतलब असलहे क्या कह सकते हैं, मतलब औजार, मतलब वो अपने खोदने की विधि या खोदने के लिए कुछ बनाते थे, अपनी तलवार तो नहीं, कुछ और चीज बनाते थे, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत। तो काष्ठास्म का मतलब होता है कि यह इसे औजार बनाया जाता था, औजार बनाया जाता, अपनी आवश्यकताओं के लिए जो चीज पूर्ति करते थे वो औजार बनाते थे। काष्ठास्म लकड़ी, ये लकड़ी की था। ठीक है, सही समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद।